यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। समाज शास्त्र का मॉडल पेपर है जो कि 8 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है ये, क्योंकि ये बहुत ही एनालिसिस के साथ बनाया गया है। अगर आपने पूरा मॉडल पेपर का आंसर यहाँ पे याद कर लिया तो आप 95 प्लस मार्क्स ज़रूर स्कोर करेंगे। और ये वीडियो जो आपको प्रोवाइड की जा रही है ये आंसर के साथ प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। बच्चों, आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। पूर्णांक आपका 100 अंक का है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आप पढ़िए प्रश्न पत्र को और उसके बाद प्रश्नों को टिक करिए कि ये प्रश्न मुझे सॉल्व करने हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक कर सिर्फ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही उत्तर छाट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 50 से 50 शब्दों में देना है। तो देख लीजिए कि लघु उत्तरीय अति लघु कितने शब्द सीमा में देना है, उतने ही शब्द सीमा में अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। 150 से 200, 250 भी पहुंच जाओ, लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम 200 शब्दों तक आप लिख सकते हो। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। यहाँ पे बहुविकल्पीय में सिर्फ एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी, तो क्या यश दुबे ने दी थी, M.N. श्रीनिवास ने दी थी, माधव राय ने दी है कि योगेंद्र सिंह ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास ने दिया है। फिर अगला प्रश्न बच्चों बनता है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया। बिल्कुल, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। क्या स्पेंसर ने दिया, वेबर ने दिया, माल्स ने दिया या सोरोकिन ने दिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माल्स ने दिया। तीसरा प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। तो बिल्कुल चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था चिपको आंदोलन, जिसमें महिलाएं पेड़ों को कटने से बचाती थी, पेड़ों से चिपक करके उसकी रक्षा करती थी, जो कि चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। ये कहाँ पे हुआ भाई, उत्तराखंड में हुआ। फिर बच्चों आ जाइए, चौथा प्रश्न, एन इंडिया विलेज, एन इंडियन विलेज। बिल्कुल, इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है। इंडियन विलेज याद रख लीजिए, इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है बच्चों। क्या M.N. श्रीवास ने, J.H. हट्टन ने, S.C. दुबे ने, A.R. देसाई ने। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, S.C. दुबे। पांचवा प्रश्न है कि मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया। मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया। क्या बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। फिर आइए, छठा प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। क्या 1825 में, 27 में, 1826 में, 1828। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना याद कर लेंगे, 1828 में हुई थी। सातवां प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण विकास में सबसे बाधक तत्व कौन सा है। ग्रामीण विकास में सबसे बाधक तत्व कौन सा है। क्या अशिक्षा है, ग्रामीण निर्धनता है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता है, उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रामीण विकास में सबसे बाधक तत्व है ग्रामीण निर्धनता। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है। क्या जातिवाद है, क्या क्षेत्रवाद है, क्या भाषावाद है, उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण की से सारी बाधाएं हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब राष्ट्रीय एकीकरण की बाधाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बच्चों नवा प्रश्न देखेंगे कि बाजार क्या है। एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समिति है, एक समूह है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजार एक क्या है, समिति है। 10वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1955 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अब आ जाए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको कितने भाई 25 शब्दों में देना है।
25 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, 25 से 30 शब्दों में। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं? तो बच्चों, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें नागरिक अपने राष्ट्र की एकता, संस्कृति और स्वतंत्रता के प्रति समर्पित होते हैं। यह देश प्रेम और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता है। 12वां प्रश्न है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाले जन्मों की संख्या को दर्शाती है। यह जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। फिर अगला प्रश्न बच्चों है उदारीकरण। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सबके उत्तर आपको यहाँ पे याद करना है ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो सके। और सारे इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है, यहाँ पर आपको कम से कम 8 से 9 मॉडल पेपर मिलेंगे। पूरे मॉडल पेपर अगर आप तैयार कर लेंगे तो 100 में 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उदारीकरण क्या है? उदारीकरण वह आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें सरकार व्यापार, उद्योग और निवेश पर लगे प्रतिबंधों को कम करके बाजार को अधिक स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धात्मक बनाती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाइए, एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? तो एकल परिवार एक पारिवारिक इकाई है जिसमें 2 माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार को कभी कभी तात्कालिक परिवार या प्राथमिक परिवार कहा जाता है। फिर बच्चों यहाँ पे 15वां है, सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं? तो सांस्कृतिक विविधता समाज में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, परंपराओं और जीवन शैली का ऐसा अस्तित्व है जो आपसी सम्मान, सहिष्णुता और समरसता को बढ़ावा देता है। फिर बच्चों है सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ साथ समाज की संरचना, मूल्य, परंपराएं और व्यवहार बदलते हैं। यह आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है। फिर बच्चों यहाँ पे 17वां प्रश्न है, उपभोग की संस्कृति किसे कहते हैं? उपभोग की संस्कृति किसे कहते हैं? तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहाँ उपभोग करने की प्राथमिकता दी जाती है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। इस संस्कृति में लोग दूसरों को दिखाने के लिए सामान खरीदते हैं। 18वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। इसकी शुरुआत में इसका नाम ब्रह्म सभा था। पहले इसका नाम क्या था? ब्रह्म सभा था। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और उन्हें भारतीय नवजागरण काल का जनक माना जाता है। फिर आ जाइए 18वां प्रश्न, पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण लिखिए। तो पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित थे: चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण लिखिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण नहीं, आप ये लिखिए पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आंदोलन कौन से किए गए। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आंदोलन कौन से? पर्यावरणीय आंदोलन लिखिए, पर्यावरणीय 3 आंदोलन लिखिए, पर्यावरणीय 3 आंदोलन लिखिए। तो पर्यावरणीय 3 आंदोलन कौन से थे? पर्यावरण आंदोलन के 3 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा पर्यावरण आंदोलन। ठीक है, कौन कौन से? चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। ये तीनों ही क्या थे? पर्यावरणीय आंदोलन थे। पर्यावरण से को बचाने के लिए, यानी कि पेड़ों को बचाना, नदियों को बचाना, जंगल को बचाना, ये सब पर्यावरणीय आंदोलन थे। फिर आ जाइए, अंतर्विवाह क्या है समझाइए। तो किसी खास समूह के भीतर रीति रिवाज या कानून के मुताबिक विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। अंतर्विवाह एक एंडोगैमी भी कहा जाता है, को एंडोगैमी भी कहा जाता है। अंतर्विवाह की प्रथा स्वास्थ्य, संस्कृति और जातीयता को सांस्कृतिक समूहों के अंदर बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। फिर आ जाइए लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों, जो प्रत्येक उत्तर आपका 6 मार्क्स का है। तो जाति व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहला है आयोजन आधारित वर्गीकरण। आयोजन आधारित वर्गीकरण, समाज को जन्म के आधार पर विभिन्न जातियों में बांटा जाता है। पहला है दूसरा है उत्तराधिकार प्रणाली। जाति सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। पेशागत विभाजन, प्रत्येक जाति का पारंपरिक व्यवसाय निर्धारित होता है। सामाजिक प्रतिबंध, विवाह, भोजन और सामाजिक संबंधों में सीमाएं होती हैं। फिर है ऊंच नीच की भावना, तो जातियों के बीच सामाजिक असमानता होती है। फिर आ जाइए 22वां प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख कारण क्या हैं? पहला है
कन्या भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण के बाद गर्भपात करना, लड़कों को प्राथमिकता, सामाजिक और आर्थिक कारणों से पुत्र इच्छा। फिर है बाल विवाह और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, महिलाएं कम उम्र में विवाह और कुपोषण का शिकार होती हैं। फिर है शिक्षा की कमी, जागरूकता और समानता की कमी। फिर है महिला सुरक्षा चिंताएं, महिलाओं के प्रति हिंसा और भेदभाव। फिर आ जाइए 23वां प्रश्न है औद्योगिकरण का संयुक्त परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर प्रभाव, पहला है परमाणु परिवारों की वृद्धि, रोजगार की तलाश में लोग शहरों में बसने लगे जिससे संयुक्त परिवार क्या हुआ, टूटने लगा। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो युवा आत्मनिर्भर हो गए, इससे पारिवारिक निर्भरता घटी। फिर आ जाइए तीसरा, पारंपरिक मूल्यों में बदलाव, आधुनिक विचारधारा ने पारंपरिक संबंधों को प्रभावित किया। फिर है चौथा, भूमिका परिवर्तन, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी जिससे पारिवारिक संरचना बदली। फिर है संवाद में कमी, तो व्यस्त जीवन शैली के कारण पारिवारिक संवाद कम हुआ। फिर आ जाइए अगला शॉर्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ क्या हैं। पहला है प्रशासनिक शक्ति, गांव में सफाई, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और जन कल्याण कार्य करना। वित्तीय शक्ति की बात करें तो कर, शुल्क और सरकारी अनुदान एकत्र करना। न्यायिक शक्ति की बात करें तो छोटे मोटे विवादों का निपटारा करना। विकास कार्य की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं सिंचाई परियोजनाएं चलाना। सामाजिक सुधार की बात करें तो बाल विवाह, दहेज, नशा मुक्ति के प्रयास करना। फिर 25वां प्रश्न है बच्चों, पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरणीय आंदोलन वे संगठित प्रयास हैं जो पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। इन आंदोलनों का उद्देश्य वनों की कटाई, प्रदूषण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नीतिगत बदलाव लाना होता है, जैसे चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो अभी आया था ना पर्यावरणीय आंदोलन क्या होता है, तो वहाँ पे 3 पर्यावरणीय आंदोलन बताने थे। तो क्या था भाई, चिपका आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, ये 3 पर्यावरणीय आंदोलन है। फिर यहाँ पे 26वां प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय पर चर्चा कीजिए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने महिला शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और प्रेस स्वतंत्रता का समर्थन किया, जिससे आधुनिक भारत की नींव मजबूत हुई। फिर आ जाइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो 250 नहीं, यहाँ पे आपको 150 से 200 शब्दों में देना है। ठीक है। भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों को स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है। फिर दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए या दहेज प्रथा पर निबंध लिखिए। तो दहेज प्रथा एक अभिशाप यहाँ पे लिया गया है। सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे। तो भारतीय समाज में दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई बन चुकी है। यह प्रथा विवाह के समय पर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से धन, गहने, संपत्ति, वाहन आदि की मांग करने की प्रथा है। दहेज प्रथा न केवल आर्थिक शोषण को बढ़ावा देती है, बल्कि महिलाओं के प्रति हिंसा और असमानता को भी जन्म देती है। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम क्या हैं। तो महिलाओं पर अत्याचार, कई बार विवाह के बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर बहुओं को प्रताड़ित किया जाता है, जिससे आत्महत्या और दहेज हत्या के मामले बढ़ते हैं। आर्थिक बोझ की बात करें तो दहेज की वजह से गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेने को मजबूर होते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। लैंगिक असमानता की बात करें तो दहेज प्रथा के कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं का बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लड़कियों का आर्थिक बोझ समझा जाता है। शादी में देरी, कई योग्य कन्याओं की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके परिवार के पास दहेज देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। फिर समाधान की बात करें तो समाज में जागरूकता फैलाकर इस कुप्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। दहेज विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। लड़कियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अपनी शर्तों पर जीवन जी सकें। विवाह को सादगी से संपन्न करने की परंपरा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष की बात करें तो बच्चों, दहेज प्रथा न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक अभिशाप है। इसे रोकने के लिए समाज को मिलकर प्रयास करना होगा ताकि एक समान न्याय संगत समाज की स्थापना हो सके। 28वां प्रश्न है बच्चों, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। अगले सेट में आपको इसका उत्तर मिलेगा।
नहीं, इसी सेट में मिलेगा, इसके आगे वाला अगले सेट में मिलेगा। उपनिवेशवाद और उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद का विकास। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश या क्षेत्र पर जबरन अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर उसे शोषित करता है तो इसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवादी देश अपने अधीन राष्ट्र की प्राकृतिक संपदाओं और श्रम शक्ति का दोहन कर अपने आर्थिक हितों को साधते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन इसका प्रमुख उदाहरण है। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद का विकास। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय समाज में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की भावना धीरे धीरे विकसित हुई। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और शोषण के विरुद्ध भारतीय जनता संगठित होने लगी। 1857 का विद्रोह और प्रारंभिक राष्ट्रवाद। 1857 स्वतंत्रता संग्राम भारतीय राष्ट्रवाद का पहला संगठित प्रयास था। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष और स्वशासन की पहली चेतना को दर्शाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। यह संगठन राष्ट्रवादी विचारधारा को विकसित करने के लिए बना। कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया और स्वशासन की मांग की। स्वदेशी आंदोलन और गांधी जी का नेतृत्व। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रवाद को चरम पर ले गए। निष्कर्ष की बात करें तो उपनिवेशवाद ने जहां शोषण को जन्म दिया, वहीं इसने भारतीयों को एकजुट किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसने अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाई। और अथवा में इसका प्रश्न पूछा है, भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए 8 नंबर का। ठीक है, यहाँ से आपको 8 नंबर मिलेंगे। फिर तीसरा जो है 29वें नंबर का लॉन्ग आंसर क्या कह रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए। और दूसरा प्रश्न है हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर नीचे हमने लिखा है, क्या है उत्तर डालेंगे हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम। परिचय में देखेंगे, हरित क्रांति जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, कृषि क्षेत्र में हुई वह तकनीकी और वैज्ञानिक क्रांति थी जिसने अनाज उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब देश में खाद्य संकट गहराने लगा। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरित क्रांति के प्रमुख तत्व क्या हैं, तो उन्नत बीजों हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग, अधिक उत्पादन देने वाले गेहूं और धान के बीजों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, फसलों की पैदावार और सुरक्षा के लिए, सिंचाई सुविधाओं का विकास, नहरों और ट्यूबवेल के माध्यम से जल आपूर्ति में सुधार, मशीनीकरण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि के प्रयोग से कृषि को आधुनिक बनाना। हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम क्या हैं, तो सकारात्मक प्रभाव की बात करें, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, भारत खाद्य संकट से उबरकर आत्मनिर्भर बना, कृषि आय में वृद्धि, किसानों की आय बढ़ी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। तीसरा है ग्रामीण जीवन में सुधार, बेहतर रोजगार अवसर और जीवन स्तर में सुधार। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो बड़ी जोत वाले किसानों को लाभ, छोटे और गरीब किसान पिछड़ गए। पर्यावरणीय समस्याएं, अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशकों के कारण भूमि की उर्वरता घटी। फिर है आर्थिक असमानता, हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, जबकि पूर्वी और दक्षिण भारत में पिछड़ा रह गया। निष्कर्ष की बात करें तो बच्चों, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न संकट से उबार कर आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन इससे सामाजिक और आर्थिक असमानता भी बढ़ी। आज आवश्यकता है कि टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर इसकी नकारात्मक प्रभावों को कम किया जाए। तो इस प्रकार आपका ये समाजशास्त्र का पहला मॉडल पेपर मैंने यहाँ अपलोड किया है और वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, सभी लोग पूरा देखेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।